वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। एक बार मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से भी बात कर लेता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन यू ऑल हेयर मी प्रॉपरली? प्लीज लेट मी नो। क्या आप लोगों को मेरी प्रॉपर वॉइस आ रही है? क्या आप लोग मुझे प्रॉपरली सुन सकते हैं? यस, ऑनलाइन। गुड मॉर्निंग युवराज, अंशिका, माही, ऋषभ, पूनम, जीवन, आरुषि, समर्थ, अयान, आफरीन, साक्षी, असफिया। गुड मॉर्निंग। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्लास है मेरा आज का। किसके पहले कोई क्लास लगा है अभी? दिस इज द फर्स्ट क्लास। वेरी नाइस। सो कैसा लग रहा है फाइनली सी इंटर की क्लास में बैठ के? डिफरेंट है? क्या लग रहा है? मतलब आई नीड टू नो सम एक्सपीरियंसेस। कैसा लग रहा है? मतलब हाउ वाज योर एग्जाम? एग्जाम कैसा था? एग्जाम कैसा था? अरे बंद हो गया है मुंह, ऐसे कैसे हो गया कि एग्जाम ने बोलती बंद करा दी? सर एग्जाम ऐसा है कि मेरी बोलती बंद हो गई। कैसा था एग्जाम? प्लीज टेल मी ना, कैसा था एग्जाम? बताइए मुझे, कैसा था एग्जाम? आप डायरेक्ट एंट्री वाले, फाउंडेशन वाले होंगे। कितने बच्चे फाउंडेशन वाले हैं? अच्छा, कैसा था एग्जाम? अच्छा था। कौन सा पेपर टफ गया, कौन सा इजी गया? क्यूए टफ था, मैथ्स टफ आया था। आपका मॉडरेट था, और इधर मैथ्स वॉज डिफिकल्ट। मतलब सब लोगों का एक जनरल फीडबैक है कि मैथ्स का पेपर इस पूरे फाउंडेशन में टफ था। सबका मैथ्स ही बिगड़ा थोड़ा सा। ऑनलाइन मैथ्स टफ था, ऋषभ भी यही बोल रहा है। गुड, क्यूए था थोड़ा ठीक ठाक, हाँ बाकी सब बढ़िया था। मतलब पास होने के चांसेस पूरे पूरे, पास आराम से हो जाएंगे। इसी कॉन्फिडेंस के साथ तो सर हम आए क्लास के अंदर कि पास तो हम आराम से हो जाएंगे। बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि इससे आपका इंटर में कम से कम 20 to 30 डेज का गैप आ जाएगा। मतलब 30 दिन पहले आप लोग फ्री हो जाओगे, 20-25 डेज पहले आप फ्री हो जाओगे एज कंपेयर टू बाकी सारे स्टूडेंट्स। तो एक बहुत बड़ा फायदा है आपको अर्ली बर्ड ज्वाइन करने का। सो वेलकम एवरीवन टू नाहटा अकेडमी फॉर सीए इंटर, एंड आई एम सीए निखिल गोखरू, एंड आई विल बी टीचिंग यू ए मेजर पोर्शन ऑफ सीए इंटर। मैं आपको 600 नंबर में से 150 मार्क्स का पढ़ाता हूँ। सो अपन सबसे पहले समझ लेते हैं क्या क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हाउ टू रीड एवरीथिंग, और बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन अपने को करना है। यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा टाइमलाइन के साथ हर चीज समझा दूंगा कि क्या क्या, कौन कौन, कैसे कैसे पढ़ाने वाला है, क्या पढ़ना है, आपकी स्ट्रैटेजीज क्या रहेगी, हाउ टू प्रोसीड, होमवर्क्स कैसे होंगे, चेकिंग क्या होगी। आज पूरा ओरिएंटेशन लेक्चर है ना, आई विल बी गिविंग यू दी होल ओरिएंटेशन। इसके बाद जो टीचर्स आएंगे वो लोग सब्जेक्ट वाइज सारी बातें करेंगे। मैं थोड़ा सा जनरलाइज बात कर लेता हूं आप लोगों को, क्योंकि जनरली होता क्या है, बच्चा इंटर के पहले फाउंडेशन में एक अलग स्ट्रैटेजी से पढ़ रहा होता है। 12th का थोड़ा थोड़ा हमने फाउंडेशन फॉलो कर लिया सर, काम हो गया। लेकिन इंटर इज कंप्लीटली डिफरेंट, क्योंकि अब आप एग्जैक्टली प्रोफेशनल लेवल में एंट्री कर चुके हो। तो आपका अब किस तरीके से तैयारी होगा, अब क्या प्रोसेस रहेगा, वो धीरे धीरे हम लोग पूरी की पूरी बातें जो है, सारी की सारी बातें समझ लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये तो आपको पता होगा, बहुत सारी चीजें आप लोग पहले से होमवर्क में, बैकग्राउंड में सब चीजें करके आए होंगे। वी हैव 2 ग्रुप्स इन सीए इंटर। ये तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास सीए इंटर में 2 ग्रुप है, ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। ठीक है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। कौन कौन सब्जेक्ट ग्रुप 1 में आते हैं बताएंगे आप? कोई आइडिया? यस, पहले में आता है अकाउंट्स प्लस एएस, दूसरा आता है कंपनी लॉ, और तीसरा होता है टैक्सेशन। टैक्सेशन में भी 2 पार्ट है, इनकम टैक्स एंड जीएसटी, है ना गाइस? यस। लाइट चालू क्या? नहीं, सब चालू है, बस ये माइक ऐसा क्यों हो रहा है? तो दूसरा ले आ भाई, है ना, दूसरा ला के दे दे मेरे को, ठीक है? ओके। ग्रुप 2, ग्रुप 2 में यू हैव कॉस्ट अकाउंटिंग, सेकेंड इज ऑडिट, एंड थर्ड वन इज एफएम एंड एसएम। अगर आप देखोगे तो आपके पास दोनों ग्रुप में 3-3 सब्जेक्ट्स है। एवरी सब्जेक्ट इज ऑफ 100 मार्क्स, सो 300 मार्क्स इज ऑफ ग्रुप 1, 300 मार्क्स इज ऑफ ग्रुप 2। टोटल मिला के आपके पास 600 मार्क्स जो है वो टोटल होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले सुनिएगा ध्यान से कि ये तो आपको पता होगा शायद कि पर सब्जेक्ट पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? 40 पर पूरे ग्रुप में कितना लाना होता है पास होने के लिए? 150। ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रुप में हमारा टारगेट रहता है सबसे पहले कि हम फर्स्ट ग्रुप में 150 स्कोर करें, सेकंड ग्रुप में 150 स्कोर करें। ओवरऑल यू विल गेट 300 आउट ऑफ 600 मार्क्स,
एंड यू विल बी कंसिडर्ड एज पास्ड इन बोथ द ग्रुप्स। ठीक है सर, अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 60 आते हैं और किसी में 40 आते हैं और इसमें मान लो 50 आते हैं, क्या मैं पास हो रहा हूं? मेरा सवाल है, क्या मैं ग्रुप 1 पास हो रहा हूं? अगर अकाउंट्स में 60, कंपनी लॉ में 40 और इनकम टैक्स में 50 आ जाते हैं, पास हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं? क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपका 40 मार्क्स मिनिमम पासिंग परसेंट है, तो आप पास हो। 60 में आपको, लेकिन हाँ अगर मैं आप एक छोटा सा चेंज कर दूं, इसमें 39 हो तो आप सिर्फ अकाउंट्स में पास माने जाओगे, क्योंकि इसमें आती है एग्जम्पशन। अगर आप किस सब्जेक्ट में 60 स्कोर कर लेते हैं या उसके ऊपर स्कोर करते हैं, तो वो सब्जेक्ट आपका बाय डिफॉल्ट एग्जाम्प्ट हो जाता है, बाकी सब्जेक्ट ग्रुप में देने पड़ते हैं। जैसे अगर आपने अकाउंट्स में 60 स्कोर कर लिया, तो अब आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये और यही देना है, फिर आपको अकाउंट्स नहीं देना है, फिर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में 2 ही सब्जेक्ट देंगे, तीसरा नहीं देंगे। द सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर ग्रुप 2। वहां पे भी आपको किसी सब्जेक्ट में अगर 60 आ गए तो आपको वो सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट हो जाएगा, आपको बचे हुए सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। पर हाँ, बेचारा इनकम टैक्स निपट जाएगा इसके 1 नंबर के चक्कर में, क्योंकि आपको टैक्स में 39 आया ना, तो अब आप इनकम टैक्स में 50 भी ले आओगे तो आप फेल माने जाओगे, क्योंकि उन्होंने बोला है 60 अबव ही एग्जाम्पशन है, उसके बाद तो आपको देना ही पड़ेगा। तो आप अकाउंट्स नहीं देंगे, लेकिन आपको फिर कंपनी लॉ और टैक्सेशन दोनों पेपर देने पड़ेंगे। तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है, आईसीआई हमसे सिर्फ ये नहीं चाह रहा है कि आप किसी एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनो। आईसीआई बोल रहा है सबको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छे से पढ़ लिया और एक को आपने थोड़ा सा कमजोर पढ़ा, तो वो सब्जेक्ट आपकी नैया डुबा देगा। तो आईसीआई का बोलना है बैलेंस, ना किसी एक सब्जेक्ट को फेवरेट बना के उसी को पढ़ते रहो, ना ऐसा करो कि आपको सभी सब्जेक्ट में बराबर बराबर ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो। ये बात आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग मिलेगी इंटर के अंदर, क्योंकि हर बच्चे का अपना फेवरेट सब्जेक्ट होता है। किसी को प्रैक्टिकल पसंद है, किसी को थ्योरी पसंद है, किसी को टैक्सेशन अच्छा लगता है, किसी का टैक्सेशन से इतनी नफरत है कि उसको टैक्सेशन समझ ही नहीं आता है। सब तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह के इनफ बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। लेकिन आईसीआई बोलता है भैया हमें बैलेंस वाला स्टूडेंट चाहिए, जो सबको बैलेंस कर पाए, सब में 40 अबव ला पाए, किसी में 40 के नीचे ना जाए, और 2-4 सब्जेक्ट, एक आध सब्जेक्ट में एग्जाम्शन ले आएगा तो हम तेरे को पास कर देंगे, और सब में 50 ले आएगा तो भी पास कर देंगे। तो आईसीआई ने बड़े स्मार्ट तरीके से सब्जेक्ट्स बनाए हैं, और उनका जो मार्किंग स्कीम है वो भी ऐसा बनाया है कि बच्चा एक सब्जेक्ट में बहुत मेहनत कर ले और एक में ना करे तो बेचारे का ग्रुप अटक जाता है। तो पहली चीज ध्यान रखना, किसी एक सब्जेक्ट को फेवरेट मत बनाना। पसंद आएगा आपको कोई एक चलेगा, लेकिन आपको हर बार रोज पनीर की सब्जी नहीं मिलेगी, आपको भिंडी भी खानी पड़ेगी, आपको लौकी भी खानी पड़ेगी, और आपको दाल भी खानी पड़ेगी। रोज रोज आप पनीर और काजू करी नहीं खा सकते, तो बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है जो आपको इंटर में ध्यान रखनी है। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी बैलेंस, दैट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। आई हैव टू गिव टाइम इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी गाइस। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है जो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। दूसरी खास बात, सर आप मुझे बताओ, दोनों सब्जेक्ट्स में कुछ अच्छे होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ खराब होंगे, दोनों ग्रुप में, तो कौन सा हमें पसंद आएगा, कौन सा हमें परेशान करेगा, कौन सा मॉडरेट रहेगा? अब मैं आपको बताता हूं खास बात। ग्रुप 1 में अकाउंट्स सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है, कंपनी लॉ मॉडरेट रहेगा, और आपकी सबसे ज्यादा 12 बजाएगा टैक्सेशन। ये एक जनरलाइज्ड फीडबैक है, और ये मैंने हजारों मार्कशीट्स देख के समझा है कि जो बच्चा पास होता है ना, और जो बच्चा रैंक लाता है ना, और किसी बच्चे की रैंक मिस होती है, तो वो अकाउंट्स के कारण नहीं होती, कंपनी लॉ के कारण नहीं होती। सबसे ज्यादा बच्चे को परेशान कौन सा सब्जेक्ट करता है? टैक्सेशन। सबसे ज्यादा फेलियर रेशियो टैक्सेशन का है ग्रुप 1 में। मतलब अगर बच्चा फेल होता है, तो ऐसा मैंने बहुत रेयरली देखा है, कंपनी लॉ में 35 है और टैक्स में 60 आ गए, वैसा नहीं होता। या अकाउंट में 30 आए और टैक्स में 60 आ गए, उल्टा होता है, अकाउंट में 60 आए, कंपनी लॉ में 50 आए, टैक्स में 30 आए, इसके चांसेस ज्यादा है। सो बी केयरफुल विद दिस सब्जेक्ट टैक्सेशन। बैलेंस करने का मतलब ये नहीं कि सबको बराबर पढ़ना है, बैलेंस करने का मतलब ये है कि खतरनाक वाले को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तभी बैलेंस हो पाएगा। समझ रहे हो आप? बैलेंस कब होगा? बैलेंस थोड़ी हो अकाउंट्स में 1 घंटा, टैक्स में 1 घंटा। अरे अकाउंट्स में 1 घंटा और टैक्स में 1 घंटा तो अकाउंट्स में 60 आ जाएंगे और टैक्स में 40 भी नहीं आ पाएंगे।
तो अकाउंट्स में मेहनत करनी है, कंपनी लॉ में मेहनत करनी है, पर ध्यान रखना जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा ग्रुप 1 में वो कौन सा सब्जेक्ट है? टैक्सेशन। मैं इसको थर्ड ग्रुप मानता हूं। ये इतना बड़ा है इनकम टैक्स और जीएसटी मिला के कि मैं इसको 6 मॉड्यूल हैं सिर्फ टैक्सेशन सब्जेक्ट के, 4 मॉड्यूल इनकम टैक्स के, 2 मॉड्यूल जीएसटी के, 6 बुक्स हैं सिर्फ इनकम टैक्स सब्जेक्ट की। आपने कभी वो रील देखी होगी, सीए वाला बच्चा पास होता है तो ऐसी बुक्स के साथ फोटो खिंचवाता है, ये नीचे से लेके ऊपर तक बुक्स खड़ी रहती है और फोटो खिंचवाता है, देखो ये सारी बुक्स मैंने पढ़ी। तो इनकम टैक्स की अकेले की 6 किताबें हैं, 6 बुक्स आएगी 300-300 पेज की सिर्फ इनकम टैक्स और जीएसटी की मिला के, 4 इनकम टैक्स की और 2 जीएसटी की। तो आपको सबसे खतरनाक सब्जेक्ट कोई ग्रुप 1 में मिलेगा तो कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है गाइस? टैक्सेशन। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट टैक्सेशन। ये सब्जेक्ट अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो आपका ग्रुप 1 गया। सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड ग्रुप की बात करते हैं। सेकंड ग्रुप का सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग। स्कोरिंग सेकंड ग्रुप का विलन है ऑडिट और एसएम एफएम मॉडरेट है। तो अब ध्यान रखना ग्रुप 1 में कौन विलन है, ग्रुप 2 में कौन विलन है। सर इसके पीछे कोई कारण है? आपको बताऊं इसके पीछे का कारण। आपको पता पेपर सेटर्स कौन होते हैं? जनरली सीए। जनरली पेपर बनाने वाले लोग कौन होते हैं? सीए। पेपर चेक करने वाले लोग कौन होते हैं? सीए। क्योंकि सीए एक ऑटोनोमस बॉडी है तो बाहर वालों को नहीं घुसने देती है। पेपर भी हम ही बनाएंगे, पेपर चेक भी हम ही करेंगे, मार्क्स भी हम ही देंगे, इनरोल भी हम ही करेंगे, मेंबरशिप भी हम ही देंगे, हम ही सारी चीजें करेंगे। ये हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी है आईसीएआई। सीए प्रैक्टिकल वर्ल्ड में 2 ही चीजों का एक्सपर्ट होता है, टैक्सेशन और ऑडिट। तो जस्ट इमेजिन एक बंदे को आपने पेपर बनाने को दिया जो 10 सालों से 25 सालों से टैक्स की प्रैक्टिस कर रहा है। वो ये थोड़ी देखेगा कि एग्जाम कौन दे रहा है, क्योंकि उसके अहंकार की बात है ना। वो तो अपना पूरा अहंकार अंदर लगा देगा ना, क्योंकि उसने 20 साल पहले 4 टर्म में सीए निकाला है। तो अगर आपने किसी एक्सपर्ट से पेपर बनवाया है तो आप बताओ पेपर इजी आएगा कि टफ आएगा? टफ आएगा। और इसीलिए हमेशा टैक्सेशन और ऑडिट का पेपर टफ आता है। उसका रीजन ये है कि बनाने वाले एक्सपर्ट इन्हीं 2 चीजों के सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक सीए जनरल मैनर में इन 2 चीजों की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करता है, इनकम टैक्स, जीएसटी और ऑडिटिंग। ये 3 मेन काम है जी सीए वालों के। तो आईसीआई भी एक्सपेक्ट करता है कि आपको इन 2 सब्जेक्ट में नॉलेज सबसे अच्छा होना चाहिए। पेपर सेटर को पता है कि मैं भी अच्छे से बना सकता हूं और कॉपी चेकर को पता है मैं भी अच्छे से चेक कर सकता हूं। तो इन 2 पेपर को डेंजरस माना जाता है इंटर के ग्रुप में। तो मैं आपको पहले दिन डिस्क्लेमर दे रहा हूं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो होता है ना, कोई नए परिवार में नई नवेली बहू जाती है तो पहले दिन उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये चाचा जी इनसे दूर रहना, ये ताऊ, ये फूफा जी इनसे दूर रहना, ये बुआ कलेशी है ना। तो हमारे यहाँ जो कलेशी हैं वो ग्रुप 1 में कलेशी कौन है? टैक्सेशन। और ग्रुप 2 में कलेश कौन करेगा? ऑडिट। और 2 अच्छे हैं, फेवरेट बनेंगे आपके 2, अकाउंट्स और कॉस्टिंग। ये दोनों आपको फेवरेट लगेंगे। तो कलेशी कौन है, फेवरेट कौन है, वो मैंने आपको बता दिया। ये मैं एक जनरलाइज्ड बता रहा हूं, इसमें 80-90% बच्चे फिट हो जाते हैं। मतलब 80%-90% बच्चों को यही जनरल फीडबैक आपको मिलेगा। ठीक है सर। सो नाउ हु विल बी टीचिंग अकाउंट्स, हु विल बी टीचिंग कंपनी लॉ? वी हैव अ लॉट ऑफ फैकल्टीज। आप लोग सर्च करके आए होंगे पहले से, आपको फाउंडेशन से पता है कि भैया पूरी जेट लगी हुई है, लाइन लगी हुई है फैकल्टीज की। अकाउंट्स 3 टीचर्स मिलकर पढ़ाते हैं, नाटा सर, मनोज सर, असीम सर। कंपनी लॉ 2 टीचर पढ़ाते हैं, तरुण महाजन सर, रोहित खंडेलवाल सर। इनकम टैक्स पढ़ाते हैं सागर सर, जीएसटी पढ़ाता हूं मैं, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाता हूं 100 नंबर का मैं, उसके बाद ऑडिट पढ़ाते हैं असीम सर, और एफएम में एसएम बाहर से एक बहुत फेमस फैकल्टी है वो आती है पढ़ाने के लिए, और एफएम पढ़ाते हैं तरुण महाजन सर। So you will be provided with a lot of different faculties. सबकी अपनी अपनी फेवरेट फैकल्टीज ही बनेगी। मेरे को तरुण सर पसंद है, किसी को असीम सर पसंद है, किसी को नाटा सर पसंद है, किसी को मनोज सर पसंद है, वो सब चलेगा। लेकिन हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस है कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि, और इतने सारे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, यंग टीचर्स हैं, सबका कॉम्बिनेशन है। तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार कोई दिक्कत आ रही है पढ़ने में। फीडबैक इश्यूज आएंगे ही नहीं, बिल्कुल भी। कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता कि हमको इन टीचर का समझ में नहीं आया, ये तो आएगा ही नहीं। बहुत रेयर कुछ केसेस में आता है। तो बहुत ट्रांसपेरेंटली बात कर रहा हूं मैं, वो हर जगह थोड़ा बहुत तो आपको, किसी का ज्यादा किसी का कम, पर अपना काम हो जाएगा, इतनी तकलीफ नहीं आएगी। अगली बात आती है सर नोट्स। हम आपको सारे नोट्स धीरे धीरे प्रोवाइड करते जाएंगे, क्योंकि टैक्सेशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आते हैं, तो टैक्सेशन के नोट्स आपको लेट मिलते हैं। क्योंकि आपका अगर अटेम्प्ट मई है तो आपको अक्टूबर तक के सारे अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होते हैं एग्जाम के अंदर। तो टैक्सेशन हम लोग
इनकम टैक्स तो चालू हो जाता है क्योंकि इनकम टैक्स बड़ा है, स्टार्ट करना पड़ता है, उसमें ज्यादा अमेंडमेंट आते नहीं है। जीएसटी तो मैं पढ़ाता भी लेट ही हूँ क्योंकि उसमें अक्टूबर तक के सारे अमेंडमेंट्स लागू हो जाते हैं। तो जीएसटी सब्जेक्ट भी हम लेट चालू करते हैं। दूसरा जीएसटी के नोट्स और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स अकॉर्डिंगली जैसे जैसे चालू होगा सब्जेक्ट वैसे वैसे आप लोगों को मिलते चले जाएंगे। पर हम लोग सबके प्रिंटेड नोट्स, सबके आपको प्रॉपर कलर्ड नोट्स विद प्रॉपर बुक विद प्रॉपर रिविजन चार्ट्स, सारी चीजें आपको क्लास में प्रोवाइड की जाएगी एंड दैट्स इज फॉर नो एक्स्ट्रा कॉस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, टेस्ट हमारे रेगुलर चलते रहेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। फाउंडेशन में जैसे आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिए होंगे, हम लोग भी हर चैप्टर का टेस्ट लेते हैं। तो जैसे जैसे चैप्टर होता जाता है, हम लोग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको सारा टेस्ट जो है वो प्रॉपरली लेना रहता है। सर, दो टीचर्स का कंफ्यूजन नहीं होता है एक ही सब्जेक्ट में, बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि सबके अपने एक्सपर्ट, मतलब सबकी अपनी एक्सपर्टीज होती है। जैसे नाटा सर का कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत शानदार है, तो मनोज सर के बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है। तो जिसको जो स्ट्रांग लगता है उन्होंने वो पढ़ाना चालू किया है, तो उनका एक्सपर्टीज और बेटर हो गया उस चीज में। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सर हम नाटा सर मनोज सर से पढ़ रहे हैं तो हमको कोई तकलीफ तो नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। रोहित सर का कंपनी लॉ का बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है, रोहित सर के अदर लॉज बहुत अच्छे हैं। तो तरुण सर का एक्सपीरियंस के हिसाब से उनका कंपनी लॉ का पूरा डीप नॉलेज बहुत काम आएगा। तो आपको नहीं आएगी ये सब फालतू की बातें, बिल्कुल आपको इस चीज में तकलीफ नहीं आएगी कि दो टीचर पढ़ा रहे तो कंफ्यूजन तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये तो मेरी गारंटी है। अब अगला सवाल ये आता है कि सर हम लोग पढ़े कैसे? नोट्स तो आप दे दोगे, पर सर उसके अलावा क्या पढ़े? मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं किसी भी ऑल इंडिया रैंकर को अभी फोन लगाऊं रैंडमली भी और उससे पूछूं कि यार तूने क्या पढ़ा था, तो पता है वो तीन चीजें बोलेगा, मॉड्यूल, नोट्स और पीवाईक्यूज, और उसके साथ साथ यही पढ़ना है। कोई अलग से जड़ी बूटी या कोई अलग से ग्रंथ नहीं है कि अच्छा हम है ना आर.डी. शर्मा ले आते हैं, या हम वो जो आती थी ना 11th-12th में, कौन सी बुक आती थी, आर.डी. शर्मा। किसकी आती थी आर.डी. शर्मा? और मैथ्स और अकाउंट्स किसकी आती थी? आर.डी. शर्मा। मैथ्स की आती थी आर.डी. शर्मा, टीचर बोलते थे एनसीईआरटी का आर.डी. शर्मा कर लो सब हो जाएगा। यहाँ पे ऐसी कोई ऑथर की कोई एक्स्ट्रा बुक कुछ भी नहीं खरीदना है। आपको बता दूं, ICAI का कंटेंट और क्लास का कंटेंट मोर देन इनफ है गाइस। एक भी किताब आपको एक्स्ट्रा नहीं खरीदनी है, पहले बता दूं मैं आपको, एक भी नहीं। मतलब सर आपका 1 रुपए का एक्स्ट्रा बुक का खर्चा नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। 1 रुपए की भी आपको एक्स्ट्रा किताब नहीं खरीदनी है, कोई काम नहीं आएगी। जितना हम आपको बता रहे हैं ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि कोई बच्चा बोल दे कि इसके बाहर का पेपर आया है, ऑल इंडिया रैंकर्स को फोन लगा के पूछ लेना। मैं आपको तीनों बच्चों के, जिसकी लास्ट में 3 ऑल इंडिया रैंक्स थी हमारी अभी अटेम्प्ट में जनवरी वाले में, तीनों का फोन नंबर दूंगा। उन तीनों से आप बात करना कि आपने क्या पढ़ा था, वो ये बोलेंगे मॉड्यूल, नोट्स और ICAI का PYQ, दैट्स इट। ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए भी इतना ही काफी है। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। तो हम लोगों को इसके अलावा कुछ भी रेफर नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ नोट्स के लिए किताबें खरीदनी पड़ेगी। स्टेशनरी कॉस्ट आपकी क्या आने वाली है? ओनली कॉपीज। नोट्स हम हमारी फीस में इंक्लूड करके आपको दे रहे हैं, तो आपको नोट्स अलग से नहीं खरीदने। ICAI आपको रजिस्ट्रेशन के साथ मॉड्यूल दे रहा है, तो आपको ICAI के मॉड्यूल लेना है। और PYQs हमको ऑनलाइन इजीली PDF के फॉर्म में मिल जाते हैं, तो उसको भी आपको फिजिकली किसी स्कैनर को खरीदने की जरूरत नहीं है। दैट इज इट। आपको ना नोट्स पे कोई खर्चा करना है, ना आपको कोई नई किताबें खरीदनी है, सिर्फ कॉपीज अच्छी खरीद लीजिएगा और कॉपी अच्छी बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में कॉपीज बहुत काम आती है। तो वो रफ कॉपीज जो 11th-12th में बनाते ना, थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ा देना, क्योंकि अब हम रफ और फेयर नहीं बना सकते। इंटर में इतना बड़ा सिलेबस है गाइस कि आप अगर घर जाके सिर्फ रफ को फेयर करने का काम कर रहे हैं ना, तो आपसे बड़ा गधा हमाली कोई भी नहीं कर रहा है। प्लीज ये गधा हमाली बंद कर देना कि पहले मैं यहाँ पे रफ कॉपी बनाऊंगी, फिर घर जाके चमा चमा के लाल ब्लू काले पेन से फेयर कॉपी बनाऊंगी। जो करना है प्लीज क्लास में कर लीजिएगा, आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा घर पे करने का। सो आपकी रफ फेयर सब एक ही कॉपी रहेगी। हाँ, एक कैलकुलेशन वाली कॉपी अलग चल सकती है, जहां बैठ के आप काटा पिटी वाले कैलकुलेशन कर रहे हो, वो ठीक है। पर जैसे एक सब्जेक्ट लिया अकाउंट्स, तो अकाउंट्स की कॉपी ऐसा नहीं होगा कि क्लास की कॉपी अलग बनेगी और होमवर्क की कॉपी अलग बनेगी। एक ही कॉपी रहेगी, उसी में आप अपने क्लास वर्क और होमवर्क साथ साथ करेंगे और उसी को प्रॉपर बनाने की कोशिश करेंगे। आपको अलग से कॉपी उसके लिए रफ और फेयर वाली कॉपी नहीं बनाना। बेवजह गधा हमाली नहीं करनी है गाइस। इंटर में इतना बड़ा सिलेबस है, आप गधे बन के रह जाओगे। हमको ना गधे बनना है ना घोड़े बनना है। क्या बनना है हमको? हमको जो है वही रहना है ना। मतलब हम हमारा इंसानी दिमाग चलाएंगे। वी विल बी स्मार्ट एंड वी विल ओनली डू दैट वर्क जो हमें एग्जाम में पास करा पाए। डबल मेहनत फालतू की नहीं करनी है। जहां पे आपको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल भी मत करने का, ठीक है। तो कंटेंट यही रहेगा, इससे ज्यादा आपको किसी भी सिलेबस में किसी भी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ना, इसके बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ना। नोट्स, मॉड्यूल एंड ICAI का PYQ, MTP, RTP बहुत है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना।
गॉट इट? बहुत बढ़िया सर। चलो सर, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा, कौन कौन सब्जेक्ट है, कौन से मॉडरेट है, कौन से डेंजरस है, कौन से इजी है, कौन से टफ है, कौन से स्कोरिंग है, सब बातें कर ली। चलो अब मैं बात करता हूं सर शेड्यूल कि हमारा टाइमलाइन क्या रहने वाला है ना। तो जैसे अभी जो बच्चे हैं उनके हिसाब से मैं बताता हूं कि इन्होंने जो हमारा जो सिलेबस अभी खत्म होने वाला है इसका, उसके हिसाब से मैं टाइमलाइन बताता हूं आपका सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा और क्या पूरी टाइमलाइन रहेगी। अभी स्टार्ट हो रहा है हमारा मई मंथ। मई ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अपन जून से काउंट कर लेते हैं। आपका रिजल्ट कब तक आएगा गाइस, एनी आइडिया? जून एंड प्रोबेबली मान लेते हैं जून एंड में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जून एंड में आ जाएगा पक्का? आई होप आ जाना चाहिए, जून एंड में ही आ जाएगा। 28-30 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी से आप मंदिरों के चक्कर लगाना चालू कर सकते हैं। 1 महीना लगता है भगवान को भी सुनने में। तो आप जून एंड में आप मान के चलो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अभी जून स्टार्टिंग है, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त ऐसे करके मुझे पता आपकी एग्जाम कब आने वाली है? मई में। हम आपको 31 जनवरी के पहले पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे और आपके पास मिलेंगे 3 महीने सेल्फ स्टडी के लिए। मतलब अगर 9 महीने का सीए इंटर है तो मान के चलना हमारा सिलेबस जनवरी एंड तक पूरा हो जाएगा, बोथ ग्रुप। और अभी आपको बता दूं इन बच्चों का सितंबर में एग्जाम है। इनका 7 जून को सिलेबस खत्म हो रहा है पूरा, 7 जून को। तो 7 दिन एक्स्ट्रा लगे। इनके पास मिल रहे हैं 2.25 महीने। वो 7 दिन एक्स्ट्रा इसलिए लगे क्योंकि बीच में कुछ छुट्टियां उट्टियां आ गई थी किसी कारण से, तो 7 डेज का हॉलिडे इनका हुआ है। तो इस कारण से 7 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अदरवाइज हमारा डेड एंड जो टाइमिंग रहता है वो 31 जनवरी रहता है और आपके लिए 7 दिन का ग्रेस पीरियड मान के चलना कि 31 जनवरी से 7 फरवरी तक चला जाएगा। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड छुट्टियां हो जाती है, ठीक है। तो ये 31 जनवरी हमारी डेड एंड रहेगी आपके सिलेबस को खत्म करने की। अब इसमें भी आप ध्यान रखना कि आपकी क्लासेस ऐसा नहीं है कि हमको इंटर वाले बच्चों ने डरा रखा है कि 10-10 घंटे की क्लास लगती है। आपको बता दूं ऊपर जो जनवरी बैच चालू हुआ है जिनकी एग्जाम अगले जनवरी में, उनकी क्लास चालू होती है 8:45 और 3:30 पे वो फ्री हो जाते हैं। और ये पिछले 3 महीने से यही चल रहा है शेड्यूल। तो आपको बता दूं आपका जून में क्या होगा। जून में आपका सिर्फ 4 आवर्स का क्लास लगेगा। जब तक अर्ली बर्ड चल रहा है, रिजल्ट नहीं आया तब तक यू विल बी ओनली हैविंग क्लास फॉर 4 आवर्स। तो आप अपना एंजॉय कर सकते हैं। यू कैन हैव फन फॉर 1 मंथ, क्योंकि बेटा ये एक ही महीना आपके पास है मजे करने के लिए। उसके बाद अगले 9 महीने वापस मेहनत में छुटना है। तो जितने मजे करने हैं इस 1 महीने में कर लेना। आपको जितना एंजॉय करना है, जितना आपको मूवीज देखनी है, बिंज वॉचिंग करनी है, दोस्तों से मिलना है, सोशलाइजिंग करना है, शादी में जाना है, वेकेशन पे जाना है, जो करना है इस 1 महीने में कर लेना। क्योंकि इस 1 महीने में हम बहुत सीरियसली पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि बच्चे भी रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। हम लोग भी 4 घंटे ही पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चों को भी उससे ज्यादा अभी पढ़ना नहीं होता है। हमको एंजॉय भी करना है सर। अभी अभी हमने इतनी मेहनत करके 8 महीने जी जान लगा के एग्जाम दिए। सो वी नीड सम स्पेस, वी नीड सम टाइम, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोना टीच यू मोर देन 4 आवर्स इन जून मंथ। हम संडे क्लासेस नहीं लेंगे जून महीने में, ना आपको एक्स्ट्रा क्लासेस लेके बुलाएंगे। 4 महीने सिर्फ 1 महीना आपको सिर्फ 4 घंटे के लिए बुलाया जाएगा। बाकी आप अपना एंजॉयमेंट कर सकते हो। इस दौरान आपको सेल्फ स्टडी भी 1-2 घंटे ज्यादा की नहीं करनी रहेगी। 1-2 घंटे की सेल्फ स्टडी काफी है। आप उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। सिर्फ हमारा होमवर्क कर लेंगे तो मान के चलना 1 घंटे का टोटल होमवर्क मिलेगा आपको दिन भर में। तो आपके 6 घंटे ब्लॉक होंगे सिर्फ जून महीने में। बाकी आप 18 घंटे आपको जो करना है वो कर सकते हैं। सोना, खाना, पीना जो करना है वो कर सकते हैं। आपको इतना टाइम अभी हम जून महीने में दे देंगे, पर रिजल्ट आते ही अपने को फिर छुटना पड़ेगा। सो फ्रॉम जुलाई योर क्लासेस विल बी अराउंड 6 आवर्स। 6-6.5 घंटे क्लासेस आपकी रहेगी जुलाई में। सर ये कुछ टाइम के लिए बढ़ के बीच में जो एकदम पीक टाइम रहेगा उस टाइम 8 घंटे तक की भी जाएगी। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं। 8:45 से हम लोग चालू करेंगे, बहुत हद तक 5 बजे तक क्लास जाएगी। जैसे अभी जनवरी वालों बच्चों की क्लास 3:30 बजे खत्म हो रही है। कुछ दिनों बाद हम उनको जब एकदम 4 महीने हो चुके होंगे, वो लोग आराम से सेटल हो चुके होंगे, हम उनकी क्लास को फिर 5 बजे तक कर देंगे। वो 3 महीने के लिए रहेगा। 3 महीने के लिए आपको 8 घंटे क्लास में बैठना पड़ेगा। वो पीक टाइम रहेगा, क्योंकि उस टाइम आप क्लास में भी 8 घंटे बैठोगे, घर पे जाके भी कम से कम 4 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब 12 घंटे आपको देने पड़ेंगे। पर क्यों दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे टाइम। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्या हो गया, मैं तो जीवन उजड़ गया।
हम पहले 4 घंटे करेंगे, फिर 6 करेंगे, फिर 6:30 करेंगे, फिर मैक्सिमम 8 तक ले जाएंगे, तो भी 8 के ऊपर नहीं जाता है। 5 बजे के ऊपर क्लास नहीं लगती, 5 साढ़े 5 बजे सब खत्म हो जाता है। ठीक है, हमारे भी परिवार है, 5:30 बजे सब चीजें खत्म हो जाती है। सो 8:45 to 5:30 मैक्स, वो भी कब, जब उसमें ब्रेक भी रहेगा, लंच ब्रेक सब रहेगा, तो वो भी तब जब एकदम पीक पे रहेंगे, सिर्फ 3 महीने के लिए। फिर जनवरी से आप लोग अपना सेल्फ स्टडी चालू कर देंगे। इस टाइमलाइन में एक चीज ध्यान रखना, हम लोग आपके चैप्टर वाइज टेस्ट तो 31 जनवरी तक खत्म कर देंगे। 31 जनवरी के बाद आपको देने पड़ेंगे 2 से 3 मॉक टेस्ट पेपर्स यहीं पे। 2 से 3 मॉक टेस्ट पेपर होंगे। जैसे इन बच्चों के अब 2 मॉक पेपर होने वाले हैं, एक मॉक इनका जुलाई में होगा, एक मॉक इनका अगस्त में होगा। जून 7 जून तक हमारा सिलेबस खत्म हो रहा है, 25 दिन देंगे हम इनको सेल्फ पढ़ने के लिए। जुलाई में पूरे ग्रुप 1 ग्रुप 2 का मॉक चलेगा, फिर अगस्त में पूरे ग्रुप 1 ग्रुप 2 का मॉक चलेगा। तो सेम आप टाइमलाइन वहां मान लीजिए। आपके पास फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, तो मान के चलना फरवरी में आप खुद पढ़ोगे, मार्च और अप्रैल में आपके सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर्स चलेंगे। तो आपको मार्च और अप्रैल में कम से कम 2 मॉक टेस्ट पेपर देने रहेंगे, मॉक टेस्ट पेपर 1 एंड मॉक टेस्ट पेपर 2। और ये बहुत जरूरी है बेटा। जितने बच्चों ने बोथ ग्रुप पास किया ना, सबने बोला है सर हमने सारे मॉक दिए थे। पहले मॉक से रियलाइज हुआ कि हम क्या गलती कर रहे हैं, दूसरे में हमने वो गलती सुधार दी, और पेपर तक आते आते और गलतियां सुधर गई। तो जब तक अपन अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करेंगे कि हम कहां हैं, वो गलतियां हम करते रहेंगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अपने आप को इवैल्यूएट करना। वो टेस्ट और मॉक टेस्ट से ही आएगा। तो विद द सिलेबस आपके चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाएंगे। जैसे अभी मेरा इधर ऑलमोस्ट कॉस्ट के सारे और जीएसटी के आधे टेस्ट हो गए, अभी 7 जून तक और टेस्ट हो जाएंगे। तो हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट सिलेबस के साथ खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही आप जनवरी में सिलेबस खत्म हो जाएगा, फरवरी आपको पढ़ने को मिलेगा, मार्च और अप्रैल में आपको वापस से मॉक मिल जाएंगे सारे के सारे। ओके, सो दिस विल बी द स्ट्रेटेजी। और अगर इस स्ट्रेटेजी को आपने प्रॉपर्ली फॉलो किया तो बोथ ग्रुप पास करना तो बहुत आसान है। रैंक लाने पे भी आप आराम से दिमाग लगा सकते हो। लास्ट टाइम वी गॉट 3 ऑल इंडिया रैंक, हर अटेम्प्ट में 2-3 ऑल इंडिया रैंक आती ही आती है। तो आपको अगर ऑल इंडिया रैंक भी लानी है तो स्ट्रेटेजी यही है, बस आपका थोड़ा सा मेहनत और बढ़ जाता है। बाकी पढ़ना यही है, कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बच्चे का ऑनलाइन डाउट आ रहा है कि सर 1 महीने में घर से बाहर, अच्छा ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्यादा सही कौन सा होता है? कुछ भी एक सही या गलत नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज एक ही सही होता तो सब लोग एक ही चीज फॉलो कर रहे होते। कंप्लीट डिपेंड्स ऑन योर ओन सिचुएशन। घर में सर बहुत डिस्ट्रैक्शन है, ज्वाइंट फैमिली है, लोगों का आना जाना चलता है, प्लीज यहां आ जाइए, घर में नहीं पढ़ पाओगे आप, ऑफलाइन आ जाइए। सर मेरे घर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, क्या आप ग्रुप में पढ़ते हो? यहां आ जाइए। क्या आपको कंपटीशन चाहिए? यहां आ जाइए। नहीं सर, आई एम ए लोन वुल्फ, मुझे अकेला पढ़ना पसंद है, मुझे क्लास में इतने लोगों के बीच में बैठ के नहीं पढ़ना, ना ही मुझे फैमिली में कोई प्रॉब्लम है कि मुझे घर पे बैठने में दिक्कत आएगी, ना ही मेरे यहाँ कोई जॉइंट फैमिली जो मेरे को डिस्ट्रैक्शन देगा। मैं खुद ही पढ़ता हूँ, मेरा डिसिप्लिन खुद से है, मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ 8-8 घंटे बैठ के, मुझे किसी के बोलने की जरूरत नहीं है। तो ऑनलाइन भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन कि आपको कहां जाना है। पर हां, अगर आपको रिस्क नहीं लेनी है कि मेरे साथ क्या होगा, तो ऑफलाइन में कम से कम ये है कि हमारा गाइडेंस रोज रहेगा, आप आसपास वालों के साथ रहोगे। जैसे इसे पता है कि यार मैं क्या पढ़ रहा हूं, लेकिन इसे ये नहीं पता कि 10 लोगों के बीच में मैं कैसा पढ़ता हूं, मैं सबसे अच्छा पढ़ता हूं कि मैं बहुत लेट आंसर दे रहा हूं। ऑनलाइन में यह दिक्कत है कि बच्चा अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर पाता है कि मैं क्लास में किस नंबर पे चल रहा हूं। यहां बैठा होता है तो क्या होता है, बच्चा देखता है यार उसका आंसर फटाफट आ गया, मेरा नहीं आया, मतलब मेरे एफर्ट्स में कमी है। ऑनलाइन में आप ही राजा हो, तो आपको नहीं पता कि आपके आगे भी कोई है, आपके पीछे भी कोई है। तो अगर आप में इतना डिसिप्लिन है तो आप ऑनलाइन करिए। अगर आपको लगता है आप में डिसिप्लिन नहीं है या आप उतने अच्छे से घर पे नहीं पढ़ पाओगे और आपको थोड़ा फन भी चाहिए क्लास में, क्योंकि अकेले बैठने में दिक्कत क्या, आप लैपटॉप की स्क्रीन पे 8 घंटे बैठे हो, तो अगर आपके जीवन में फन नहीं है तो आप कैसे 10 महीने तक पढ़ोगे? तो वो सब चीजों को देख के फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि विच इज बेटर, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अभी तो वैसे भी डिसाइड करना जरूरी नहीं है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक वी आर नॉट चार्जिंग यू एनी फीस, यू जस्ट हैव टू पे डिपॉजिट। अगर आप पास हो जाते हैं तो डिपॉजिट फीस में एडजस्ट हो जाएगा, आप फेल हो जाते हैं, बाय द गॉड नहीं हो लेकिन हो जाते हैं, तो आपको पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो इट्स जस्ट ए डिपॉजिट। तो आप अभी चूज कर लोगे ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप मेन फीस भरोगे पास होने के बाद, तब डिसाइड कर लेना आपको ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या जम रहा है। अभी आपकी चॉइस है, कभी आके यहाँ बैठना है तो यहाँ बैठो, ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन बैठो, इट्स योर चॉइस, कंप्लीटली योर चॉइस। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है ऑनलाइन जाने के। फायदा ये है थोड़ा टाइम बचता है, आने जाने का टाइम बचता है, ट्रांसपोर्ट का टाइम बचता है, और ये जो कम्यूट करने का टाइम है थोड़ा सा बच जाता है।
थकान कम होती है क्योंकि आप घर पे एक जगह बैठ के पढ़ रहे हो, बढ़िया सोफे पे बैठ के पढ़ रहे हो, यहाँ पे थोड़ा बेंच पे बैठना पड़ता है, तशरीफ कमर का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो उन सब कारणों से आपको ये भी देखना पड़ेगा आपके लिए क्या बेटर रहने वाला है। 1 ईयर इज एनफ फॉर बोथ ग्रुप्स। आराम से बेटा, पहले 8 सब्जेक्ट होते थे, तब बच्चे चूज करते थे कि यार हम एक ग्रुप पे जाए या 2 ग्रुप पे जाए। लास्ट ईयर आईसीआई ने गिरा के सब्जेक्ट कितने कर दिए हैं? 6। तो अब तो मैं किसी को रेकमेंड ही नहीं करता हूं कि आपको एक ग्रुप करना चाहिए, आप आराम से बोथ ग्रुप कर सकते हो। उसके 2 कारण है। पहला कारण तो ये कि अगर आप अभी सिर्फ ग्रुप 1 चूज करते हो तो आप अगले 10 महीने सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, फिर आपका रिजल्ट आएगा 1 महीने बाद। तो अगर आप मान लीजिए मई में एग्जाम दे रहे हैं तो आपका जून एंड में रिजल्ट आएगा, है ना। आपको सितंबर में ग्रुप 2 देना पड़ेगा। कितना टाइम बचा? जुलाई अगस्त, 2 महीने में ग्रुप 2 की कोचिंग निपटा के पढ़ लोगे, और यहां 3 सब्जेक्ट 10 महीने में पढ़ोगे और यहां 3 सब्जेक्ट 2 महीने में पढ़ोगे। बैलेंस ही नहीं है। तो ये तो बेवकूफी है सरासर। फिर आपको शिफ्ट होना पड़ेगा जनवरी 27 पे, समझ रहे हो आप। तो आप 1.5 साल लगा दोगे इंटर क्रॉस, 2 साल लगा दोगे ऑलमोस्ट इंटर क्रॉस पास होने में। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। इसलिए प्लीज बोथ ग्रुप पे ही जाइए, क्योंकि आप इन 10 महीनों में 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम पूरा वेस्ट कर रहे हो। आप पढ़ सकते हो आराम से, 6 और 3 पढ़ रहे हो, मतलब आप मजे करने आए हो। आपको सीरियसली सीए नहीं करना है। सीरियसली सीए करना होता तो आप 6 सब्जेक्ट आराम से इन 10 महीने में पढ़ सकते हो। सो कोई चूज करो ही मत कि एक ग्रुप पे जाना है। ऑफकोर्स बोथ ग्रुप पे ही जाना है। ऑप्शन 1 लगना ही नहीं है। ऑप्शन यही है कि आपको बोथ ग्रुप पढ़ना है। हम बाद में डिसाइड करें हमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी तो आपको बोथ ग्रुप पे ही जाना रहेगा। ठीक, और कोई सवाल है किसी को रिगार्डिंग सीए इंटर तो आप मुझसे पूछ लीजिए। अब मैं फाइनली ये बात करता हूं कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं गाइस। आई विल बी टीचिंग यू 2 बेसिक्स, बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं दोनों। एक है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि एग्जाम में आता है 100 मार्क्स का, और दूसरा सब्जेक्ट है जीएसटी, जो एग्जाम में आता है 50 मार्क्स का। ऐसे करके आई विल बी टीचिंग यू 150 मार्क्स। मतलब मुझे आपको सबसे ज्यादा झेलना है, या मैं आपको सबसे ज्यादा झेलूंगा, वॉटेवर जो भी हो जाएगा, समीकरण हमारे बीच में समझेंगे, पर मैं आपको सबसे ज्यादा झेलूंगा। 25% में ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को सीए इंटर का, 600 में से 150 नंबर का, जिसमें जीएसटी है टैक्स वाला सब्जेक्ट, और कॉस्ट अकाउंटिंग है बड़ा ही शानदार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। बच्चों का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट किसी पूरे 6 सब्जेक्ट में होता है तो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। और ये मैं नहीं बताता हूं, ये मार्क्स बताते हैं। मैं आपको बताता हूं, रिसेंट अटेम्प्ट हुआ था जनवरी 25 का। 6 स्टूडेंट्स गॉट 90+ मार्क्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग। हाईएस्ट मार्क्स वाज 98 आउट ऑफ 100 फ्रॉम आवर क्लास। अब मैं पीछे चलता हूं। मई 2022, एक बच्ची थी रिया राठौर, शी गॉट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग फ्रॉम आवर क्लास, इंडिया हाईएस्ट। एक बच्ची थी नवंबर 22, कनिष्का राठौर नहीं, कनिष्का बिश्नोई, शी गॉट 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग फ्रॉम आवर क्लास। मई 23, एक स्टूडेंट था रोहित यादव, ही गॉट 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स फ्रॉम आवर क्लास। सो लास्ट 5-6 अटेम्प्ट्स में कम से कम 4 बार बच्चों के 99 और 100 नंबर आए हैं क्लास में से। और ऐसे कितने ही बच्चे होंगे जो गॉट 90+ मार्क्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग हर बार। जनवरी 25 में 6 बच्चों को 90+ मार्क्स आए, उन सबको मैंने वॉच गिफ्ट की है। मैं जितने भी 90+ वाले बच्चे होते हैं उनको एक अच्छी सी टाइटन या फॉसिल की वॉच देता हूं। तो मैंने लास्ट अटेम्प्ट में भी 6 बच्चों को वॉच गिफ्ट की थी। दे गॉट 91, 93, 94, 96, 98 और 90 पे 2 स्टूडेंट्स थे। तो ऐसे 6 बच्चे थे, दे गॉट 90। 80 के ऊपर तो इतने सारे थे कि बच्चों के मैसेज आए, सर 80 के ऊपर वालों के लिए क्या? मैंने कहा आशीर्वाद, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं लुट जाऊंगा। 80 के ऊपर वालों को गिफ्ट देना चालू कर दिया। पर हाँ, 100 आउट ऑफ 100 लाने पे मैं देता हूं एप्पल का आईपैड। और आपके अगर 90+ मार्क्स आते हैं तो यू विल गेट ए ब्रांडेड वॉच। 100 में से 100 लाओगे तो यू विल गेट एन एप्पल आईपैड। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको आईपैड जीतना है, या आपको घड़ी से काम चलाना है, या आपको सिर्फ आशीर्वाद चाहिए, या आपको कुछ भी नहीं चाहिए।
ठीक है, एक चीज बता दूं, कॉस्ट सब्जेक्ट ऐसा है कि मिनिमम टारगेट बच्चे का 60 प्लस होना चाहिए इस सब्जेक्ट में गाइस। जब कोई बच्चा 100 में से 100 ला सकता है, 99 ला सकता है, 98 ला सकता है, तो हम 60 प्लस तो ला ही सकते हैं ना आराम से। सो ये सब्जेक्ट का मिनिमम टारगेट 60 प्लस का होना चाहिए, क्योंकि डेंजरस सब्जेक्ट नहीं है। आप इसमें 60 नहीं ला पाओगे तो टेक्स्ट में कैसे लाओगे 60? तो आपको अगर टेक्स्ट में 60 लाना है तो इसमें 80 प्लस लाना पड़ेगा। तो आपका मिनिमम टारगेट पासिंग नहीं है कॉस्ट के अंदर, 40 प्लस नहीं है, 50 नहीं है, आपका कॉस्ट में मिनिमम टारगेट कितना होना चाहिए? 60 प्लस मार्क्स। मुझे कॉस्ट में एग्जामिशन चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, तभी आप बोथ ग्रुप अच्छे से पास हो पाएंगे। सो दैट विल बी योर मोटिव। तो आज मैंने सिर्फ बेसिक ओरिएंटेशन लिया है आप लोगों को सीए इंटर से इंट्रोड्यूस कराने का। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि सीए इंटर में अंड शंड पेपर आता है, यूपीएससी जैसा, कैट जैसा, रोने लग जाते बच्चे, नहीं आता ऐसा। सीए इंटर पता है क्या मांगता है? वो आपसे बोलता है कि आप अगले 10 महीने तक कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो। टफ नहीं है, सिलेबस बड़ा है। टफ नहीं है, वो 12 से 13 दिन की एग्जाम का प्रेशर आपको हैंडल करना आना चाहिए। फाउंडेशन में वो 8 दिन भी बहुत भारी पड़े थे, इंटर में 12-13 दिन का टोटल ड्यूरेशन आता है एग्जाम का। उस टाइम आपका दिमाग का मेंटल प्रेशर क्या होता है वो डिसाइड करेगा कि आप पास होंगे कि फेल होंगे। इतना कम परसेंटेज क्यों होता है? क्योंकि सर 10 महीने की रेस है, मैराथन है ये। 100 मीटर 400 मीटर के लिए प्रिपेयर करना आसान है, लेकिन जब आपको मैराथन दौड़ना हो ना तो सबसे डिफिकल्ट काम होता है। उसके लगती दबा के प्रैक्टिस, और इसीलिए आपको 10 महीने की मैराथन दौड़नी है। हमको 100 मीटर या 400 मीटर की रेस नहीं दौड़नी है। ये कैट वाले और आईआईटी वाले दौड़ते हैं 100 मीटर और 400 मीटर की रेस, तो उनका सारा का सारा डिसाइड 1 मिनट के अंदर हो जाता है, एक पेपर में हो जाता है कि इनको आईआईटी बनना है कि नहीं बनना है। हमारे इसमें 10 महीने की तपस्या है, तो आपको अगले 10 महीने की तपस्या करनी है। अगर आप उस तपस्या को अच्छे से करोगे तो आप, मेरी गारंटी कि आप बोथ ग्रुप एक बार में पास हो जाओगे। तो ये आईआईटी और कैट जैसा अलग सिचुएशन है। वहां पे बच्चा 2 महीने पागल जैसे पढ़ता है, 4 महीने पागल जैसे पढ़ता है और अपना पेपर निकालता है और फिर मजे करता है। हमें 10 महीने की तपस्या करनी है। हमें 10 महीने से पागलपन जैसे नहीं पढ़ना है, हमें 10 महीने में रेगुलरली कंसिस्टेंटली जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ना है। तो दैट इज द ओनली फॉर्मूला टू पास बोथ ग्रुप इन सीए इंटर। बाकी तो हम कल मिलेंगे, एंड फ्रॉम टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद कॉस्ट सब्जेक्ट। सर व्हाई नॉट वी आर स्टार्टिंग जीएसटी? आई टोल्ड यू दैट जीएसटी में आते हैं बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे अमेंडमेंट, तो अभी तो सेंस ही नहीं बनता है जीएसटी को स्टार्ट करने का। तो हम जीएसटी बाद में चालू करते हैं, पहले हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रॉम टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद कॉस्ट अकाउंटिंग। और आपको सिर्फ कॉपी कैरी करनी है, अभी आपको और कुछ भी कैरी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपको अभी जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक ऑनलाइन नोट्स दे देंगे, उससे आप लोग साथ में क्वेश्चन और सारी चीजें करते रहेंगे। बहुत मजा आएगा, आगे की जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है। और मान के चलना ये 10 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाले गाइस, क्योंकि बच्चे को अगर सीए छोड़ना होता है ना तो एक ही जगह छोड़ता है, कहां पे? इंटर में। फाइनल में कोई नहीं छोड़ता सीए, क्योंकि फाइनल में आदमी को लगता है इतने साल दे दिए, 6 महीने एक आध धक्का खा के पास हो जाऊंगा। इंटर में बच्चा डगमगाता है कि यार अभी तो मैं आधे रास्ता आया हूं, क्या करूं, पहुंचूं, जाऊं नहीं जाऊं, क्या करूं? तो वहां वो आदमी डगमगाता है। तो अगले 10 महीने अगर आपने सही चल लिया ना तो आप इस गाड़ी से गिरोगे नहीं, चलते रहोगे। और एक बार अगर आपने इंटर 1 शॉट निकाल लिया ना तो फाइनल में आप 100% क्लियर हो जाओगे 1 या 2 अटेम्प्ट के अंदर, और आप जल्दी सीए बन जाओगे। तो जल्दी सीए बनने के लिए आपको पहले इस पड़ाव को पार करना बहुत जरूरी है, और ये पड़ाव सबसे क्रूशियल है गाइस, क्योंकि यहां से आप बाहर होते हो ना तो आप कुछ भी लेके बाहर नहीं हो रहे हो। ये वो वाला पड़ाव है कि अगर यहां पे आंसर गलत हो गया तो अभी तक की जीती हुई रकम भी हार जाओगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पड़ाव को केयरफुली पार करो, क्योंकि इसमें फेल हुए तो पिछला 1 साल और ये 1 साल 2 साल बर्बाद करके बाहर हो जाओगे, और वो मैं नहीं चाहता कि आप लोग करो, क्योंकि फिर आप घर के घाट के कहीं के भी नहीं बचोगे। फिर आपको कुछ टाइम पास वाले कॉलेज से एमबीए करना पड़ेगा और पापा के धंधे में लगना पड़ेगा, जो कि मैं चाहता हूं मजबूरी नहीं बने। पापा के धंधे में लगना है कि नहीं लगना है ये आपका ऑप्शन होना चाहिए। डिग्री आने के बाद, डिग्री आने के बाद आप डिसाइड करो कि मेरे को मेरा काम करना है कि पापा के बिजनेस में जाना है। ये नहीं कि मजबूरी में करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर, इज्जत का डिफरेंस है। एक जगह इज्जत मिलेगी, एक जगह इज्जत नहीं मिलेगी। एक जगह बोला जाएगा पता है बंदे का सीए की डिग्री थी, 15 लाख की नौकरी छोड़ के बिजनेस कर रहा है, बड़ा आदमी है, कुछ नहीं कर पाया इसलिए पापा के धंधे में लग गया। डिफरेंस समझ पा रहे हो? कर दोनों में एक ही चीज रहे हो।
पर दोनों में फर्क बहुत बड़ा है, और वही फर्क आपको डिसाइड करना है। अगले 10 महीने में आप कितनी मेहनत करते हो डिसाइड करेगा कि आप कौन से वाले एग्जाम्पल में सेट होने वाले हो। ठीक है, कल मिलते हैं गाइस, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। एंड डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के लिए यही है कि बेटा बीकॉम में जो पढ़ा था वो सब बेकार था, है ना। बीकॉम का पढ़ा हुआ ज्यादा काम नहीं आएगा। आप तो मान के चलो कि आप फ्रेश स्टूडेंट हो और आपको उतनी ही मेहनत करनी जितनी मेहनत बाकी सब बच्चों को करनी है। और बीकॉम में कितना भी पढ़ लिया हो, इसका जो लेवल है वो बीकॉम के लेवल से इतना ज्यादा अच्छा है कि आपको बीकॉम का पढ़ा हुआ बेस भले थोड़ा बहुत काम आ सकता है, पर इररेलेवेंट ही है। इतने हाई लेवल तक जाके हम लोग पढ़ते हैं। तो आप अपने आप को फ्रेश स्टूडेंट मानो। अब मत मानो कि हम डायरेक्ट एंट्री से तो हमको कोई एडवांटेज मिलेगा। आपको वही एडवांटेज है जो सी फाउंडेशन पास आउट वाले को, आपको भी उतना ही आता है जितना उनको आता है। तो आप अपने आप को फ्रेश स्टूडेंट की तरह ट्रीट करो और उतनी ही मेहनत करना गाइस जितनी मेहनत ये लोग करेंगे। कोई डिफरेंस नहीं डायरेक्ट एंट्री या फाउंडेशन वाले बच्चों में, दोनों का सेम मेहनत लगेगा और दोनों को सेम मेहनत बराबर करनी पड़ेगी। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आज का डिस्कशन करते हैं यहीं पे खत्म। हम मिलेंगे कल, और कल हम लोग फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइस। ऑनलाइन और किसी को सवाल हो तो फटाफट पूछ लीजिए, बाकी अपन कल और आंसर्स कर दूंगा। आप कल मुझसे और डाउट ले लीजिएगा, कल हम और बहुत सारे आंसर्स जो हैं वो आपके सामने आपसे कर लेंगे। ठीक है, और कंसिस्टेंट रहिएगा ऑनलाइन गाइस। ऐसा नहीं कि एक दिन अटेंड किया फिर 2 दिन निकम्मों की तरह बैठ गए घर पे। रेगुलरली अटेंड कीजिएगा तो आपको मजा आने लगेगा। थैंक यू। आप लोगों को किट मिल गया ये वाला? अभी मिलेगा आप लोगों को। इसमें पूरा नोट्स और चॉकलेट वॉकलेट पेन नोट्स वोट्स सब मिलेगा। थोड़ा सा वो आपको आ जाएगा थोड़ी देर के अंदर। थैंक यू।